वेलकम स्टूडेंट्स। ABST फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक अमालगामेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण, ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको दो तरह का एकीकरण बताया था। एक तो अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, विलियन की प्रकृति का एकीकरण, और दूसरा अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें 5 कंडीशन थी और वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, परचेजर की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपको बताया था। और ऐसा ही हमने एक फर्स्ट एग्जांपल और क्वेश्चन थर्ड आपको असाइनमेंट में दिया था। आज हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्रय की प्रकृति का एकीकरण, अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार सबसे पहले पीसी निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें पीसी कैलकुलेट करने के कुछ मेथड हैं। पहला है लमसम और एडहोक मेथड, एक मुश्त विधि। तो इसमें पीसी गिवन होगा, ये जिसको अपन एग्रीमेंट मेथड भी कहते हैं। एक मुश्त पीसी की राशि दी होगी या तय की हुई होगी। ये है लमसम और एडहोक मेथड, एग्रीमेंट मेथड भी बोलते हैं उसको। दूसरा है नेट असेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि। तो इसमें पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले नेट असेट्स निकालेंगे, जो नेट असेट्स होंगी वही पीसी होगा। तो नेट असेट्स का तरीका आपको पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर और माइनस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। तो जो जो असेट्स ली हैं, जिस जिस वैल्यू पे ली हैं, उनका टोटल कर लेंगे, माइनस जो जो लाइबिलिटी ली हैं, जिस वैल्यू पे ली हैं, वो इसमें से लेस कर देंगे। ये नेट असेट्स आएंगी, ये पीसी होगा। इसमें मैंने एक नोट लगाया है, यदि पीसी कई बार एग्रीमेंट मेथड से दिया भी होता है, उस केस में भी नेट असेट्स तो निकालनी पड़ती हैं। यदि पीसी और नेट असेट्स में डिफरेंस हो, इसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व माने। इफ पीसी मोर देन नेट असेट्स, यदि नेट असेट्स से पीसी ज़्यादा है तो ये गुडविल होगी, और यदि नेट असेट्स पीसी से ज़्यादा है तो ये कैपिटल रिजर्व होगा फॉर परचेजर कंपनी या नई कंपनी के लिए या क्रय करने वाली कंपनी के लिए। तीसरा है नेट पेमेंट मेथड, शुद्ध भुगतान विधि। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार शेयर होल्डर्स को दे पेमेंट के आधार पर पीसी की गणना की जाएगी। तो कई बार दिया होता है कि नई कंपनी ने डिवेंचर होल्डर या किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, तो इसकी पीसी की गणना में शामिल नहीं करना है। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर को जो पेमेंट दिया जाता है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर है, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो इक्विटी शेयर दिए, प्रेफरेंस दिए, डिवेंचर दिए, कैश, बैंक, तो उनका टोटल कर लेंगे, तो जो पेमेंट होगा वही पीसी कहलाएगा। इसमें मैंने एक नोट लगाया है, वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी के स्टैचुरी रिजर्व को न्यू कंपनी या परचेजर कंपनी की बुक्स में शामिल करें या कायम रखना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। और एक बात मैंने ये भी लिखी कि यदि नई कंपनी ने डिवेंचर होल्डर या अन्य किसी दायित्व का भुगतान कर दिया है, इसको पीसी की गणना में शामिल नहीं करना है, केवल शेयर होल्डर्स को दे भुगतान के आधार पर ही पीसी की कैलकुलेशन होगी। अब एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, मैंने एक वैधानिक संचय की बात यहाँ पर बताई थी कि इसको कायम रखना है। तो इसकी एंट्री न्यू कंपनी की बुक्स में क्या होगी, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट या टू स्टैचुरी रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड या टू स्टैचुरी रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड, जितनी भी कंपनियों का हमने वैधानिक संचय लिया है, तो उसकी एंट्री इस प्रकार से करेंगे नई कंपनी के बुक्स में, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट या टू स्टैचुरी रिजर्व ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, और इसको बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट्स के रूप में दिखाना है। वैधानिक संचय कौन कौन से होते हैं, एक्सपोर्ट रिजर्व है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व है। नीचे एक नोट लगाया है, उपरोक्त रिजर्व की अवधि समाप्त होने पर या भविष्य में इसकी आवश्यकता न होने पर रिवर्स एंट्री द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। फ्यूचर में जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो पर्टिकुलर स्टैचुरी रिजर्व डीआर और पर्टिकुलर कंपनी डीआर टू अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैंने बताया है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी। तो जितनी भी वेंडर कंपनीज हैं या ओल्ड कंपनीज हैं जो अपने बिजनेस को सेल आउट कर रही हैं, जो कंपनियां बंद हो रही हैं, तो उनकी बुक्स क्लोज करनी है, क्या एंट्रीज होंगी। तो नेचर ऑफ परचेज में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, फर्स्ट
असेट्स जो नई कंपनी ने ले ली हैं, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पर्टिकुलर असेट्स बुक वैल्यू। एंट्रीज असेट्स की बुक वैल्यू से करनी है तभी अकाउंट क्लोज होंगे। दूसरा, असेट्स जो नई कंपनी ने नहीं ली है तब ओल्ड कंपनी इनको सेल करेगी या वसूल करेगी, इसका मतलब तो पैसा आएगा कैश या बैंक अकाउंट डी आर, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर, लॉस है तो टू पर्टिकुलर असेट्स। जो भी डिफरेंस है कम या ज़्यादा में बेचा तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। तो संपत्ति इसका मतलब बेच रही है, ओल्ड कंपनी या वसूल कर रही है पैसा जो संपत्तियाँ नई कंपनी ने नहीं ली हैं। तो जो ले ली हैं उनके लिए रियलाइजेशन अकाउंट या टू पर्टिकुलर असेट्स बुक वैल्यू पर, जो नहीं ली हैं उसको सेल करेगी या वसूल करेगी ओल्ड कंपनी तो कैश अकाउंट डी आर या बैंक अकाउंट डी आर, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर, लॉस है तो और टू पर्टिकुलर असेट्स। गुडविल नई कंपनी ले या नहीं ले, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू गुडविल, इस अकाउंट को बंद करना ही करना है। फिक्टिशियस असेट्स होल्डर में जाएंगी, इक्विटी शेयर होल्डर टू पर्टिकुलर फिक्टिशियस असेट्स। फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर में जाएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डी आर टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिक्स्थ एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, जितने भी परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डी आर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो। तो पहले तो मैंने फर्स्ट 4 एंट्रीज असेट्स की बताई हैं, असेट्स जो ली हैं, असेट्स जो नहीं ली हैं, गुडविल ले या न ले, और फिक्टिशियस। अब 2 एंट्री इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल की। 7th एंट्री है रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट स्टैचुरी रिजर्व। स्टैचुरी रिजर्व की एंट्री ऊपर बता दी मैंने, अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर टू स्टैचुरी रिजर्व ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। तो बाकी जो रिजर्व है वो होल्डर में भेजने हैं, तो पर्टिकुलर रिजर्व या सरप्लस डी आर टू इक्विटी शेयर होल्डर। स्टैचुरी रिजर्व वो तो नई कंपनी की बुक्स में बताई, ओल्ड कंपनी की बुक्स में स्टैचुरी रिजर्व को बंद करना है, ये भी रियलाइजेशन के माध्यम से। तो स्टैचुरी रिजर्व पर्टिकुलर स्टैचुरी रिजर्व डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओल्ड कंपनी की बुक्स में इस खाते को बंद करना है, ये होल्डर में नहीं जाएगा क्योंकि नई कंपनी की बुक्स में इसको कायम रखना है। तो ओल्ड कंपनी की बुक्स में या वेंडर कंपनी की बुक्स में पर्टिकुलर स्टैचुरी रिजर्व डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जबकि न्यू कंपनी की बुक्स में ऊपर एंट्री बताई है आपको। 9th एंट्री लाइबिलिटीज़ या डिवेंचर यदि नई कंपनी ने ले लिए हैं, तो जो लाइबिलिटी या डिवेंचर नई कंपनी ने लिए हैं उनके अकाउंट्स को क्लोज करना है, पर्टिकुलर लाइबिलिटी डी आर, पर्टिकुलर डिवेंचर डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट बुक वैल्यू से। तो 7वीं और 8वीं एंट्री रिजर्व सरप्लस की और स्टैचुरी रिजर्व की थी। 9th एंट्री पर्टिकुलर लाइबिलिटी या डिवेंचर जो नई कंपनी ने ले लिए हैं। अब इसके बाद है 10th एंट्रीज डिवेंचर यदि नई कंपनी ने नहीं लिए, तो नहीं लिए तो होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो, पर्टिकुलर डिवेंचर डी आर टू डिवेंचर होल्डर। फिर एक नोट लगाया मैंने, जो लाइबिलिटी नई कंपनी ने नहीं ली हैं उनका बाद में पीसी प्राप्त होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। आगे एंट्री नंबर 14 आएगी इसकी। तो ये सभी लाइबिलिटीज़ को हमने क्लोज कर दिया है, लाइबिलिटी साइड के सभी हेड को। कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, स्टैचुरी रिजर्व है, लाइबिलिटी या डिवेंचर जो लिए या जो नहीं लिए। अब 11th एंट्री पीसी ड्यू, परचेजर कंपनी या न्यू कंपनी डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी ड्यू की एंट्री। फिर 12 पॉइंट पीसी प्राप्त करना, पीसी प्राप्त करने की एंट्री, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी डी आर, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी डी आर, डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी डी आर, कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू न्यू कंपनी। तो पहले पीसी ड्यू, परचेजर या न्यू कंपनी डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब पीसी प्राप्त किया गया है वेंडर कंपनी के द्वारा, तो जो भी लिया पीसी में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर है न्यू कंपनी के, या कैश बैंक टू न्यू कंपनी। 13th एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की दशा में यदि ये लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। पेमेंट करना पड़ गया तो अरेंजमेंट भी होगा और पेमेंट भी होगा। तो पहले अरेंजमेंट रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड या जो भी कंटीजेंट लाइबिलिटी है इसी प्रकार से एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भेज दिया मैंने, क्योंकि पेमेंट मैं एंट्री नंबर 14 में एक साथ करूँगा। तो एक बार
रियलाइजेशन अकाउंट ईयर टू प्रेफरेंशियल डिविडेंड अरेंजमेंट और फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड ईयर टू प्रेफरेंशियल होल्डर ट्रांसफर एंट्री। फिर 14th, अब ये पेमेंट की बात जो लायबिलिटी नहीं ली थी, पीसी प्राप्त होने के बाद तो विभिन्न पक्षकारों को भुगतान करना, इक्विटी शेयर होल्डर के अलावा प्रेफरेंशियल होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं, अदर हैं, जिसको भी पेमेंट कर रहे हो उनको डीआर कर दो, और टू जो भी दे रहे हो, टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, टू डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी, टू कैश बैंक या टू रियलाइजेशन अकाउंट यदि कम दिया है तो ये 14 एंट्रीज के द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर के अलावा सभी पक्षकारों का भुगतान हो गया है, सभी अकाउंट क्लोज हो गए हैं। अब 15th एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या समापन व्यय, यदि वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक, और यदि न्यू कंपनी पे कर रही है और पीसी का पार्ट नहीं है तो कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश। 2 एंट्री होंगी, पहले तो प्राप्त किया जाएगा और फिर इसका चुकाया जाएगा खर्चा। तो 2 एंट्री होंगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नई कंपनी पे कर रही है और पीसी का पार्ट नहीं है, अलग से पे कर रही है, तो एक तो कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन और दूसरा रियलाइजेशन या टू कैश, और वेंडर कंपनी पे कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। अब 16th एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना है, तो जिधर भी बैलेंस आए उसको होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो। प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर होल्डर, लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर या टू रियलाइजेशन। तो एक एंट्री होगी इन दोनों में से, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना। और लास्ट 17th एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल पेमेंट करना। सभी को पेमेंट हो चुका था, होल्डर को फाइनल पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, टू डिवेंचर इन न्यू कंपनी, टू कैश या बैंक। जो भी बचा हुआ है, जो कुछ भी बचा हुआ पड़ा है, वो सब होल्डर को फाइनल पेमेंट में देकर सभी अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने नोट लगाया है, एंट्री नंबर 17 के बाद ओल्ड कंपनी या वेंडर कंपनी की बुक्स में सभी अकाउंट बंद हो जाएंगे। तो ये थी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में। अब मैंने इसी में नीचे एक्सप्लेन की हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी या परचेजर कंपनी। पहली एंट्री बिजनेस परचेज करने की या असेट्स लायबिलिटी लेने की, तो पर्टिकुलर असेट्स डीआर जिस वैल्यू पे ली है, एग्रीमेंट प्राइस, गुडविल बैलेंसिंग फिगर डीआर, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, टू पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ जिस वैल्यू पे ली हैं, और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी पीसी का अमाउंट। ये उसी प्रकार की एंट्री है। बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में लेना है। फिर पीसी का पेमेंट करना, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डीआर टू जो भी दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैश या बैंक, और डिस्काउंट या प्रीमियम की एंट्री भी होगी इसी एंट्री नंबर 2 में। अब स्टैच्यूटरी रिजर्व को एंटर करना या कायम रखना, ये पहले बता चुका हूँ। अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट या टू स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यदि नई कंपनी ने चुकाए और पीसी का पार्ट नहीं है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व डीआर टू कैश अकाउंट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व डीआर टू कैश अकाउंट। बाकी सभी एंट्रीज जो रूटीन में अपन करते हैं उसी नियमानुसार करनी है। तो ये थी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी या न्यू कंपनी। तो ये आप एंट्रीज अच्छे से रिपीट कर लेना। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में 17 एंट्रीज वेंडर कंपनी की बुक्स में है और 4 एंट्री परचेजर कंपनी की बुक्स में। थैंक यू वेरी